नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। राजस्थान में सीएम को लेकर सस्पेंस कायम है। आपको बता दें कि दिल्ली में दिन भर की कवायद के बाद आखिरकार साफ हो गया कि 1-2 दिन में इस पर फैसला होगा। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर किसने क्या कुछ कहा है, वो पहले आप सुनिए। 2023 में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो, ये हम सबका सामूहिक प्रायोरिटी है। हमारा उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव वही है। उस दिशा में जो भी काम करना है, जो भी आने वाली रणनीति बनानी है, उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। हमारे एआईसीसी के जो नेता हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमने खूब मिलकर अपनी बातों को रखा है, अपनी भावनाओं को मैंने उन तक पहुंचाया है। और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूं सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट लेंगे उस निर्णय को। कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. तो वहीं बैठक के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2023 के लिए मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 5 साल में सरकार बदलने का जो ट्रेंड है वो बदलेगा। राजस्थान के सियासी हालात को लेकर के चर्चा हुई है। जब सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करके 10 जनपद से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि इत्मीनान से उन्होंने अपनी बात सोनिया गांधी को कही है और राजस्थान पर पार्टी सकारात्मक फैसला लेगी। फिर से हमारी सरकार बनाना ही प्राथमिकता है, हम सब मिल करके इसके लिए काम करेंगे। आज मैंने कांग्रेस अध्यक्षा से मुलाकात करी और उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सारी बातों को सुना और जो भी घटनाक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर के अंदर, उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी है। और मैं मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, वो मैंने बहुत इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को बताया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम किसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है वो कांग्रेस पार्टी लेंगी। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम सब साथी मिलकर राजस्थान सहित बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सचिन, आपका फोकस राजस्थान ही रहेगा क्या? आपका फोकस राजस्थान रहेगा कि आप दिल्ली आ रहे हैं? मैंने कई बार कहा, कई बार मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम, क्योंकि 30 साल से राजस्थान में 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा का एक परिपाटी बनी है, उस परिपाटी को तोड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। 2023 में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो, ये हम सबका सामूहिक प्रायोरिटी है। हमारा उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव वही है। उस दिशा में जो भी काम करना है, जो भी आने वाली रणनीति बनानी है, उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। हमारे एआईसीसी के जो नेता हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमने खूब मिलकर अपनी बातों को रखा है, अपनी भावनाओं को मैंने उन तक पहुंचाया है। और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूं सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट लेंगे उस निर्णय। तो आज सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से भी बात की और आखिरकार उनके बयान के क्या मायने हैं, एक बार हम रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर सहयोगी अशरफ इस वक्त 10 जनपद के बाहर मौजूद हैं। अशरफ, आज दिन भर में मुलाकातों का दौर 10 जनपद पर चला है, दिल्ली का संकेत क्या है और सचिन पायलट जब मिलकर के बाहर निकले तो उनके बयानों के आखिरकार मायने क्या हैं? देखिए हेमंत, जो बयान है उससे तो एक चीज तो साफ हो गई कि सचिन पायलट ने अपनी पूरी बात यहां पर सोनिया गांधी को बता दी और इस चीज को उन्होंने खुद भी कहा है कि मैंने अपनी जो भावनाएं हैं उससे अवगत करा दिया कि वो चाहते क्या हैं और कैसे काम करना है। एक चीज तो वो हो गई। दूसरा, उन्होंने एक चीज और साफ कर दी कि मैं यहां दिल्ली नहीं आऊंगा, वो राजस्थान में रहेंगे, राजस्थान के लिए काम करेंगे। उनसे मुख्यमंत्री पद के लिए बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये आला कमान तय करेगा।
तो अभी मुख्यमंत्री कौन होगा इस पे तय नहीं। लेकिन एक चीज जो उनके बयान से साफ हो रही है कि सचिन पायलट राजस्थान में रहेंगे और 2023 की तैयारियों का उन्होंने जिक्र किया कि हमें साथ मिलकर काम करना है। हमारे पास 12-13 महीने हैं तो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं और जो एक ट्रेंड है उस ट्रेंड को तोड़ना है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, इस बार हम 2023 में फिर सत्ता में कांग्रेस को ही लाना है। उस जो एक परिपाटी है उसको तोड़ना है। ये चीजें उनकी यहां से साफ हुई हैं। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके हाथ में आने वाले समय में राज्य की कमान होगी, इस पर अभी संशय बना हुआ है। कल यहां पर वैसे भी जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि है तो वो जो नामांकन करने वाले हैं उसको लेकर भी स्थिति साफ हो जाएगी और उसके बाद फिर ये भी साफ हो जाएगा कि यहां पर राजस्थान की कमान किसको सौंपी जाए। दिल्ली का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, आला कमान है, वो किधर फैसला करता है। अशोक गहलोत ही को मुख्यमंत्री बरकरार रखते हैं या कोई और मुख्यमंत्री की कुर्सी अगले 1 साल के लिए संभालेगा, इस पर संशय बना हुआ है। और इस चीज का संशय को संकेतों में खुद सचिन पायलट ने भी कहा है कि अभी आला कमान को तय करना है कि क्या होगा। और इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल खुद ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर 1-2 दिन में फैसला लिया जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि अभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैसला नहीं किया। दूसरा ये कि सचिन पायलट ने अपनी पूरी बात यहां पर जो कांग्रेस का नेतृत्व है उनके सामने रख दी और उनको पूरे अच्छे से सुना भी गया है, इसका भी भरोसा यहां पर सचिन पायलट ने दिया है। और अपनी कार्य योजना जो है उसको उन्होंने बता दिया कि प्राथमिकता है वापस 2023 में कांग्रेस को सत्ता में लाना। लेकिन अशरफ, क्या सचिन पायलट आज जब 10 जनपद से बाहर आए तो आश्वस्त दिखाई दिए कि सोनिया गांधी ने उन्हें कोई भरोसा दिया है कि आखिरकार वे जो फैसला लेंगे वो सबके हित में होगा, उनका भी ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि राजस्थान में लगातार उनके खिलाफ जो विधायकों के जो विरोध की बातें सामने आ रही थी, गहलोत गुट के विधायक लगातार ये कह रहे थे कि सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना उन्हें मंजूर नहीं है। देखिए, ये सवाल पूछा गया तो इसको तो उन्होंने टाल दिया। इसका बस दूसरे संकेतों में ये कहा है कि एक तो राज्य की जो है भविष्य राज्य के बारे में फैसला आला कमान को लेना है। दूसरा, उन्होंने अपना जरूर बता दिया कि वो राजस्थान में है, 2023 तक वो काम करेंगे, 2023 में उनको फिर सत्ता में लाना है। तो वो बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये उन्होंने साफ नहीं किया कि कमान किसके हाथ में होगी, सिर्फ टाला है। और उससे पहले वे के.सी. वेणुगोपाल कह चुके हैं कि कमान जो जिसके भी हाथ में होगी, कौन मुखिया बनेगा राजस्थान का, उस पर फैसला 1-2 दिन में कांग्रेस का नेतृत्व लेगा। लेकिन कांग्रेस के सामने इस वक्त आला कमान को देखें तो अशरफ, चुनौती क्या है राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर के? जहां एक बात उनके सामने अभी भी बरकरार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी एक बात बरकरार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जो 2 नेता जिनकी अदावत को लेकर के ही ये सारा का सारा जो घटनाक्रम हुआ, वो दोनों ही राजस्थान में ही रहना चाहते हैं, कोई एक नेता भी बाहर दिल्ली तक नहीं आना चाहता है। तो ऐसे में ये चुनौती तो आगे भी बरकरार रहेगी। बिल्कुल, ये चुनौती बरकरार है। इसीलिए जो आला कमान है कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, वो कोई फैसला नहीं ले रहा है। क्योंकि अभी अगर किसी का भी फैसला लेते हैं तो अभी जो कांग्रेस का संगठन का चुनाव चल रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, उसमें वो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो सकता है। और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो अभी जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो ये चाहता है कि जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए, भारत जोड़ो यात्रा में सबको लगाया जाए और मामले को कुल मिलाकर अगर इस तरह से देखें कि वो ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं और फिर कोई फैसला लें। क्योंकि अगर कोई भी फैसला वो अभी जल्दबाजी में लेते हैं तो उसका जो खमियाजा है कांग्रेस को आने वाले समय में मिला। क्योंकि अभी आप देखिए कि कांग्रेस की कोई बहुत अच्छी समय नहीं चल रहा है, लगातार कांग्रेस को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है, चाहे वो पार्टी के कद्दावर नेताओं का दामन छोड़ के जाना हो या इस तरह की कलह जो सत्ता में रहते हैं, अच्छी खासी सरकार चल रही, वो इस तरह से पब्लिक डोमेन में
सामने आना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नेतृत्व के लिए ये अच्छा है कि इन मामलों को ठंडे बस्ते में डालें और जब ये कुछ ठंडा हो जाए मामला उसके बाद ही कोई फैसला लें। और कांग्रेस की ये अमूमन एक रणनीति भी रही है कि कोई भी इस तरह की जब राजनीति संगठन के सामने कोई चुनौती होती है तो तुरंत फैसला नहीं करते। बिल्कुल अशरफ, जो आप कह रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि आलाकमान जो है ये भी चाहता है कि विरोध को भी पाटा जा सके, विरोध भी अब और ज्यादा आगे नहीं चले और आलाकमान का भी एक नाक रह जाए, बात रह जाए कि आलाकमान सख्त है और संदेश भी दे सकता है, कार्रवाई भी की जा सकती है। दोनों चीजें हो सकता है कि तालमेल के साथ, समन्वय के साथ आलाकमान करना चाह रहे हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और दिल्ली में तमाम हैपनिंग को लेकर के, तमाम परिस्थितियों को लेकर के लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच पहली बार पूर्व मंत्री और पंजाब के इंचार्ज हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया है। चौधरी ने कहा है कि सभी को अपनी बात पार्टी के अंदर रखने का अधिकार है, लेकिन शब्दों का उपयोग करने की सीमा होनी चाहिए। उन्होंने 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम को मिसअंडरस्टैंडिंग बताते हुए कहा कि मैं पार्टी के साथ हूं और मेरे लिए पद गौण है। उन्होंने सीएम गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात को लेकर कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष पूरे घटनाक्रम को लेकर अफसोस जाहिर किया है। इनका जो मायने है कि किसी न किसी प्रकार की भ्रांतियां आपस के अंदर पैदा हुई कि निर्णय पहले ले चुके हैं और उस निर्णय के संदर्भ में जो निर्णय ले चुकने के बाद में हम लोगों से वन लाइन का रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, पर वो ये सच्चाई नहीं थी। जो रायशुमारी का भी हम लोगों के पास अधिकार है और हर वक्त हम लोग व्यक्तिगत तौर के ऊपर अपनी राय रखने का पर्यवेक्षकों के माध्यम से पार्टी के अंदर रखते हैं। तो वहीं लेखक अमीश त्रिपाठी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद अमीश त्रिपाठी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने अमित शाह को अपनी पुस्तक वार ऑन लंका की प्रति भी भेंट की है। अमीश त्रिपाठी और गृह मंत्री अमित के साथ सांस्कृतिक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी हुआ है। तो चलिए फिलहाल खबरें भी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात गुजरात को मिलने वाली रफ्तार की सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर से मुंबई के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। कल प्रधानमंत्री इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये है वो वंदे भारत ट्रेन जो गांधीनगर से सीधा मुंबई सेंट्रल तक जाएगी। इसी वंदे भारत ट्रेन के अंदर से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दूर इस ट्रेन को हरी झंडी तो दिखाएंगे ही, लेकिन इस ट्रेन के अंदर देखेंगे भी, इसका निरीक्षण भी करेंगे, सफर करेंगे कुछ दूर, वो भी देखा जाएगा। लेकिन वंदे भारत ट्रेन, सबीना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सबीना, आप कहां पर हैं? ट्रेन पर ही हैं? जी आनंद, इस वक्त मैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर मौजूद हूं। जैसा कि नाम में ही हिंदुस्तान की शान की तस्वीर साफ साफ झलकती है और इस ट्रेन में देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया सफर कर रहा है और इस सफर से जुड़ी हर खासियत हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कल जो सबसे बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब सुबह 10:30 बजे इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और गांधीनगर टू मुंबई सेंट्रल तक ये रफ्तार के साथ दौड़ती चली जाएगी। जैसा कि ट्रायल में भी सामने आया, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार वंदे भारत ने पकड़ी और अपना ही रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। शून्य से रफ्तार पकड़ते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये महज 52 सेकंड ही इसने कवर किए, जो कि अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं रहा। हर तकनीक अपग्रेडेड वर्जन है, हाईटेक तकनीक से ये पूरी तरह लैस है और इस वक्त हम सफर कर रहे हैं, यानी कि उस कवच तकनीक के तहत हम इस वक्त सफर कर रहे हैं जिसको कल लॉन्च भी किया जा रहा है। यानी कि एक ऐसी तकनीक जब दो ट्रेन आमने सामने होती है और उस टक्कर को बहुत आसानी से वंदे भारत एक्सप्रेस टाल सकेगी। देश को तीसरी और गुजरात को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। मेरे सहयोगी विमल यहां पर दर्शकों को ये पूरी तस्वीर दिखाएंगे जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी हुई है। जहां सीट का जिक्र करें, क्योंकि सबसे पहले यात्रियों के दिमाग में यही आता है कि जब वो बैठेंगे तो कितनी आरामदायक ये सीट होगी। तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि आप सामान्य ट्रेन में एक यात्रा कर रहे हैं।
रफ्तार ऐसी कि आप यहां से देख तो सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये शीशे भी कोई आम शीशे नहीं है आनंद। ये इतने मजबूत शीशे हैं कि अगर कोई भाग से पथराव करता है तो वो खुद चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन बैठे हुए यात्रियों की यात्रा में 1% का भी खलल यहां पर सामने नहीं आएगा। जी सबीना, देखिए ये यूरोप में, यूके, जर्मनी में जब आप इंटर लोकेशन ट्रैवल करते हैं तो इसी तरह की ट्रेनें वहां होती हैं, और कभी लोग सोचा करते थे कि भारत में कभी ये ट्रेन आएगी कि नहीं। अभी आप लाइव हैं हमारे साथ। पहले अगर अमूमन होता तो आपको कहीं सहारा लेना पड़ता, आप बिना कहीं पर सहारा लिए चल नहीं सकती थी क्योंकि ट्रेन इतना शेक होता था। अब ये लग रहा है कि एकदम स्मूथ, और वो रेल की कड़क कड़क वो आवाज भी नहीं आ रही है, कैमरा और माइक नहीं पकड़ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बहुत ही स्मूथ है? कितनी दूर आपने ट्रैवल किया, और क्या इसमें पेंट्री है? क्या लोग इसमें यहाँ पर अगर कुछ खाने पीने के लिए सामान कुछ चाहते हैं इस जर्नी के दौरान गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल, बताइए। इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि जिसे हम बताने की अगर शुरुआत करेंगे तो कम से कम इतना वक्त तो लग जाएगा, लेकिन इसकी जो खूबियां हैं वो यहाँ पर खत्म नहीं होगी। और जहां तक चलने, मुझे लगता है यहाँ से इस ट्रेन के अंदर दौड़ना, हालांकि जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, दौड़ा भी जा सकता है, और जिसमें आपको लगेगा कि आप एक सामान्य ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। जैसा कि हवाई यात्रा जैसी सुविधा यहाँ पर दी गई है, उन सुविधाओं का भी हम जिक्र कर रहे हैं। मतलब आप पानी का अगर गिलास भी रखेंगे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी होगी, तो यहाँ से वो उसकी एक बूंद भी छलकती हुई नजर नहीं आएगी, जो कि ट्रायल के दौरान भी सामने आ चुका है। क्योंकि इस वक्त हम खुद मौजूद हैं, तो बेहद आरामदायक शानदार ये यात्रा है, जहां पर कई तरह की सुविधाएं हैं। बैठने को लेकर हमने सुविधा यहाँ पर बताई, और देखिए टच करेंगे तो ये जो लाइट्स है आगे की मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से जलती हुई नजर आएंगी, और टच करने पर ये लाइट्स बंद भी हो जाएगी। कांच के बारे में हमने बताया किस तरह से ये पूरी तरह से मजबूती के साथ बनाई गई है। 32 इंच का ये LCD स्क्रीन पे दिखा देते हैं, जो कि हर कोच में यहाँ पर नजर आ जाएगा, जिस पर पूरी तरह से यात्रियों को अपडेट्स दी गई है। शौचालय जो है वो दिव्यांगों के लिए अलग बनाए गए हैं, जो आम यात्री होंगे उनके लिए अलग बनाए गए हैं, ताकि जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उन्हें किसी तरह की सफर के दौरान दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे फर्स्ट एड किट, यानी कि अगर किसी तरह से कोई चोट लग जाती है तो उसके लिए भी पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि किसी भी तरह से यात्री को असुविधा यहाँ पर ना हो। थोड़ा और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, बहुत जल्द दिखाते हैं पीने के पानी की पूरी व्यवस्था। देखिए बहुत ही शुद्ध हवा आप जब इसके अंदर सफर करेंगे तो आपको महसूस होगी। प्यूरिफायर यहाँ पर हर कोच पर लगाया गया है, साथ ही पीने के लिए चाहे गर्म पानी की व्यवस्था है, डीप फ्रीजर यहाँ पर मौजूद है, बॉटल कूलर यहाँ पर मौजूद है, जिसमें किसी भी तरह की हर व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ बहुत आसानी से मिल जाएंगी। हम जैसा कि सीट को लेकर भी बार बार जिक्र कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे हमारा पहला मकसद यही है कि सीट पर बैठने के बाद कैसा लगेगा, तो पीछे आप खींच सकते हैं सीट को और आरामदायक अपना सफर यहाँ पर तय कर सकते हैं। CCTV कैमरा जो है वो तो हर जगह आपको नजर आ जाएंगे। देखिए हर जगह आपको ना सिर्फ पूरे रास्ते में यहाँ पर CCTV कैमरा है, बल्कि जो गेट में एंट्री करेंगे तब भी CCTV है, बाहर निकलते वक्त भी CCTV है, यानी कि किसी भी तरह से कोई भी अपराध यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो CCTV कैमरा तीसरी निगाह है वो हर वक्त यहाँ पर आनंद करती रहेगी, जिसकी पूरी तैयारी ये पूरे वक्त यहाँ पर चलती रहेगी। सीट नंबर्स ऐसे दे रखे हैं ताकि किसी को किसी तरह की ब्रेल लिपि भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं, जब सफर करते हैं तो उन्हें दूसरों से पूछना पड़ता है, उसके लिए भी यहाँ पर पूरी तरह से इंतजाम किया गया है, ताकि वो इसे छूकर भी इस बात डाले कि आखिर उनकी सीट का नंबर यहाँ पर क्या है, जो कि एक अपने आप में बेहतरीन पहल है अलार्म का। और इमरजेंसी टॉक बैक भी यहाँ पर हमने दिखाया था इससे पहले, जहां से आप बातचीत कर सकते हैं। एक बटन आपको दबाना होगा, तब तक दबाना होगा जब तक ग्रीन लाइट नहीं आ जाती। क्योंकि मैं सफर कर रही हूँ इसलिए यहाँ पर देख रही हूँ कि हाँ ये इमरजेंसी टॉक है, बहुत जल्द बता देती हूँ, ये इमरजेंसी टॉक है, इसे दबाना होगा जब तक हरा बटन नहीं आ जाता है रंग, तब तक आप बात नहीं कर सकते। जैसे ही हरा बटन आएगा आप यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से आवाज आएगी और अपनी बात, लेकिन इमरजेंसी टॉक के लिए इसकी व्यवस्था। जी आनंद जी, तो यानी कि जैसे लिफ्ट के अंदर इमरजेंसी टॉक का एक प्रावधान होता है आजकल अमूमन हमारे अपार्टमेंट्स में, वैसा ही इमरजेंसी टॉक का प्रावधान अब आपकी इस वंदे भारत ट्रेन में है। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, दिलचस्प लग रहा है आपका सफर सबीना जी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर आए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने PFI पर लगाई गई पाबंदी की प्रशंसा की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र तोड़ने वाली ऐसी कई संस्थाएं और हैं जिन पर कठोरता के साथ लगाम लगाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले ऐसे कई संगठन हैं जो दंगे करवाने के मंसूबे पाले बैठे हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं होंगे।
अब पंजाब में खालिस्तानी संगठन थे जो पंजाब में आतंकवाद ला रहे थे, जो पाकिस्तान पे बैठे हुए आतंकवादी, पंजाब के भगोड़े कई आतंकवादी, कोई कहता है मैं बब्बर खालसा, कोई कहता है मैं खालिस्तान कमांडो फोर्स, इनकी ऐसी की तैसी। ये तो जो वहाँ महाराजा रणजीत सिंह जी का स्टैचू तोड़ा गया, वहाँ हिंदू और सिख लड़कियों का बलात्कार हुआ, वहाँ मंदिरों और गुरुद्वारों का अपमान हुआ, उस वक्त इनकी सिक्खी कहाँ जाती है? सिख कौम तो मानवता की रक्षा के लिए थी। पाकिस्तान पे टुकड़ों पे पलने वाले, अब पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में तो कुछ होता नहीं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।